आइए आज पढ़ते हैं हम लोग काली मृदा के बारे में। पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि मिट्टी क्या होती है, उसके बाद बताए थे कि टाइप ऑफ सॉइल क्या होता है, यानी मिट्टी के प्रकार कितने हैं, और जलोढ़ मिट्टी के बारे में भी करा दिया था। आज देखिए काली मृदा कहता है कि इस मिट्टी का रंग काला है जो इसमें उपस्थित एल्यूमिनियम एवं लौह यौगिक के कारण होता है। याद रखिएगा, एल्यूमिनियम और लौह यौगिक के कारण, ये बात दिमाग में रखिएगा। कहता है कि खेती के लिए यह कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। यह सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है। इसमें जो है कपास वह हो जाता है, इसमें बहुत अच्छा उपयुक्त मिट्टी है। इसमें छोड़ा के कहीं और आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें सबसे ज़्यादा कपास होता है और बहुत बढ़िया होता है। कह रहा है कि जिस कारण से इसे काली कपासी मृदा भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि काली कपासी मृदा किसे कहते हैं। तो आप किसे कहिएगा, क्योंकि यह जो है काली मृदा में कही जाती है कि काली मृदा को काली कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि कपास का जो होता है इसमें पौधा, वह इसमें बहुत अच्छा होता है, इसी में उपजता है। आगे देखिए, कहता है कि भारत में यह मृदा लगभग 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैली हुई है, जो खास तौर पर दक्कन के लावा प्रदेश है ना। आइए अगला पृष्ठ देखते हैं। 6.4 करोड़ जो है हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ, ये डाटा हमेशा याद रखिएगा। आइए अगला पृष्ठ देखते हैं कि दक्कन के लावा प्रदेश, जो खास तौर पर दक्कन के लावा प्रदेश महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत है। इस मिट्टी का निर्माण मूल शैलों एवं ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा के विघटन से हुआ है ना। ये बात आपको ध्यान में आ रही होगी। इस मृदा को स्थानीय नाम रेगुर भी कहा जाता है। देखिए यह कितना बार जो है यह प्रश्न बन चुका है कि रेगुर को किस मिट्टी को रेगुर के नाम से जाना जाता है। ये रेगुर कौन सी मिट्टी होती है, यह पूछा जा चुका है। जैसे रेलवे के एग्ज़ाम, एसएससी के एग्ज़ाम, इसमें आता है और आपके एग्ज़ाम में भी आएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कम से कम 9th-10th का जो लेवल है, वह आपका अगर एकेडमिक करियर बढ़िया रहता है 9th-10th का, तो आपका 50% कंपटीशन का तैयारी, यानी कंपटीशन में जो बच्चे आएंगे तो कंपटीशन का तैयारी भी आपका लगभग हो ही जाता है 50%। आगे देखिए, याद रखिएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा कि इस मृदा का नाम रेगुर भी है। अगला देखिए, कहता है कि इस मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें नमी धारण करने की क्षमता अत्यधिक होती है। नमी मतलब ठंडापन, यानी नमी मतलब उतना शुष्क नहीं, सूखा हुआ नहीं है ना। मतलब नमी एकदम कह सकते हैं इसको कि ना ज़्यादा चिपचिपा है और ना ज़्यादा सूखा ही है, नॉर्मल है। कहता है कि यह मृदा कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास और चूना जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। लेकिन इसमें क्या होती है काली मिट्टी में कि फास्फोरस की कमी होती है ना। यह जो है फास्फोरस की इसमें कमी होती है। हम लोग देखते होंगे, हम लोग की तरफ भी खेतों में जो है काली मिट्टी ही पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। शुष्क या गर्म मौसम में इनमें दरारें पड़ जाती है। आप देखते होंगे कि जब धान ऊन कट जाता है, तो धान के कटने के बाद जो है आप जाते होंगे वहाँ, तो देखते होंगे कि वह जो एकदम फटा फटा भूमि रहता है, यानी दरारें पड़ी हुई रहती हैं उनमें। तो वही नमी के कारण हो जाता है, नमी नहीं होने के कारण हो जाता है, क्योंकि सूख जाता है मिट्टी, तो वह जो है दरारें पड़ जाती हैं उनमें। कहता है कि जिससे अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो पाता है, तो उन्हीं दरारों में से जो है वायु आसानी से नीचे जा सकती है उसमें। किंतु गीली होने के साथ ही मृदा चिपचिपी हो जाती है। और यह भी हम जानते हैं कि वह इतना चिपचिपा हो जाता है कि हम लोग जब जाते हैं खेतों में तो पैरों में कितना लग जाता है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि इसे जोतना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें सारा लग जाएगा। आपका जो है कि अगर ट्रैक्टर चलेगा तो उसी में सारा लग जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि उस वक्त आप खेत की जुताई नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है ना कि जब मानसून के प्रथम बौछार होता है, मानसून जब आने वाला होता है, तभी जो है किसान लोग अपने खेतों को जोत दिया करते हैं, ताकि बारिश हो तो खेतों में पानी जो है ठहर जाए और हमें फ़ायदा भी मिले। कहता है कम वर्षा के क्षेत्रों में भी अत्यधिक ऑक्सीकृत होने के कारण बिना सिंचाई के भी कपास की खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त है। देखिए ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है।
कह रहा है कि कम वर्षा के क्षेत्रों में भी अत्यधिक ऑक्सीकृत होने के कारण, ऑक्सीकृत माने क्या, ऑक्सीजन की उपस्थिति होने के कारण बिना सिंचाई के भी कपास की खेती के लिए यह मिट्टी उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त इस मृदा में गन्ना, प्याज, गेहूं एवं फलों की खेती अनुकूल मानी जाती है। आपको ध्यान होगा कि ऑक्सीकृत मतलब क्या, आप जान रहे हैं कि दरारें पड़ जाती है उसमें, तो दरारें पड़ने के बाद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब दरारें पड़ जाती हैं, दरारें कहने का मतलब ये देखिए, अगर मान लीजिए यह मिट्टी है, यह मिट्टी है और इसके बीच में जो है ये दरार हो गई है, तो इसमें वायु जो है, वायु यानी वायु जो है, ऑक्सीजन इसमें आसानी से प्रवेश कर जाएगा, जिससे यह मिट्टी जो ऑक्सीकृत हो जाएगा। ऑक्सीकृत होने के कारण क्या होगा कि यह मिट्टी जो है वह बिना सिंचाई के भी कपास की खेती के लिए उपयुक्त हो जाएगी, यानी कपास इसमें आसानी से हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जानते हैं कि हम लोग गन्ना हो, हम लोग काली मृदा में गन्ना होता है ना, गन्ना हम लोग बिहार में जो है ज़्यादा होता है, गन्ना, प्याज और गेहूँ। गेहूँ तो आमतौर पे जो है रबी फसल है, और हम लोग जानते हैं कि यह जो है हम लोग के खेत में होता है, आप लोग भी ये जानते होंगे। फसल से रिलेटेड आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये तो आप भी जानते हैं। और फलों की खेती, और फलों की खेती के लिए यह क्या हो जाता है, अनुकूल हो जाता है ना, किसके कारण, मिट्टी के ऑक्सीकृत होने के कारण। आया बात समझ में? चले, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।